जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमने 2026 एस्पिरेंट्स के लिए 1 ईयर डिटेल्ड स्ट्रेटेजी पर बात की थी। 27 के एस्पिरेंट्स की भी काफ़ी डिमांड थी कि 2 ईयर स्ट्रेटेजी पर एक सेशन बनाया जाए। सो आज के सेशन में हम 2027 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 2 ईयर्स डिटेल्ड स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन के कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद जो ये कंपोनेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए, इनकी प्रिपरेशन के लिए आपको अप्रोच किस तरह से करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पूरी प्रिपरेशन का, आपके एग्जाम का, उसके लिए आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजी की ऑप्शंस हैं, किस तरह से अप्रोच कर सकते हो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो टाइमलाइन है, आपके जो टारगेट्स है, आपके जो कंपोनेंट्स हैं, उनको कंप्लीट करने की वो क्या होनी चाहिए, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने वीकली टारगेट्स फाइनलाइज करने हैं। प्रैक्टिस और रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में की डिसाइडिंग फैक्टर्स आपके पूरे जो प्रेपरेशन है उसके क्या रहते हैं, जिसकी वजह से आप ये इंश्योर कर सको कि मैं जब भी अपना अटेम्प्ट दूं तो वो अपना एक बेस्ट अटेम्प्ट दूं। सेशन की शुरुआत से पहले 27 एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस साल का लाइव सीसैट कोर्स है और मेंटरशिप जो बैच है, ये दोनों आप लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 27 के एस्पिरेंट्स भी इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट सीसैट का जो भी आपका पार्ट है, आपका बेस है, वो टाइमली बन जाए। उसके बाद आप पीरियोडिकली अपनी प्रैक्टिस करते रहो और आपका एक कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। ऐसे ही जो भी आपके प्रिपरेशन में आपको डाउट्स आ रहे होंगे वो आप लाइव जूम सेशंस के थ्रू मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मेंटरशिप बैच में हम जो है लाइव जूम सेशंस के थ्रू आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी प्रिपरेशन की, उनको डिस्कस करेंगे। किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप ऐप या वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हमें जब भी हमारा कोई टारगेट दिखता है तो हमें पता होना चाहिए इस टारगेट के मिनी टारगेट्स क्या हैं। एक बड़ा टारगेट है यूपीएससी को क्लियर करना, 2027 को क्लियर करना, बट उसके मिनी टारगेट्स हैं कि हर मिनी टारगेट को हमें पार करना है, उसमें पास होना है, तब जाके हम कह पाएंगे कि हमने एक पूरा जो बड़ा टारगेट था उसको कंप्लीट कर लिया। वो मिनी टारगेट्स क्या है? एक तो है कि जीएस का जो स्टैटिक पार्ट है उसके अंदर अपनी कंपिटेंसी लाना, अभी हम डिस्कस करेंगे। आप में से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो मैं उसी हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं कि एक फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो चीजों को सुन रहा है, देख रहा है। क्योंकि जो 27 के एस्पिरेंट्स हैं जो 2 साल के बाद एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स वही हैं जो कि अभी इन एलिजिबल है 26 का एग्जाम देने के लिए। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हो कि यार मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूं, 1 साल के अंदर विद माई फुल टाइम हेक्टिक जॉब पॉसिबल नहीं हो पाएगा देना, तो उनके लिए भी ये सेशन वेरी मच वैलिड है कि आप अपनी प्रिपरेशन को 2 साल के दौरान स्प्रेड आउट कर लो और 27 में अपीयर हो। या जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एज लिमिट की वजह से 26 में अपीयर नहीं हो सकते और उनको प्रिपरेशन करनी है 27 के लिए, उन सब के लिए भी आज का सेशन एप्लीकेबल होगा। जैसा भी आपका केस है तो हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एक तो स्टैटिक पार्ट जीएस का, वो हमारा एक मेन कंपोनेंट है। उसके बाद जो जीएस का डायनामिक पार्ट, जिसको हम करंट अफेयर्स भी बोलते हैं, करंट अफेयर्स एक तरह से जनरल स्टडीज का डायनामिक पार्ट ही है, ऐसी चीज जो चेंज हो रही है रोज दिन पर दिन, तो वो होती है जीएस का डायनामिक पार्ट। तीसरा है सीसैट, क्वालिफाइंग है, मार्क्स ऐड नहीं होते, बट बहुत बड़ी एक हर्डल है, बहुत से कैंडिडेट्स इसी में ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। लाइटली इसको नहीं ले सकते, ये भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी प्रिपरेशन का। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपके, जो एक तरह से कह सकते हैं मार्क्स जो आपके फाइनल बनते हैं, आपके जो रैंक आती है, आपका लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की पहले तो चॉइस और उसके बाद उसके अंदर स्कोर करना आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। फिर होता है एसे। आजकल देखा जाता है कि एसे भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि मार्क्स की वेरिएशन बहुत ज्यादा है। पहले मार्क्स की वेरिएशन किसी टाइम पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी, आज की डेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे भी आपके कहीं ना कहीं एक रैंक का डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। लास्ट में है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन। हम ये नहीं सोच सकते कि इंटरव्यू जी हम तब सोचेंगे जब हमारा मेंस क्लियर हो जाएगा। मॉक इंटरव्यूज आप डेफिनेटली तभी दोगे, बट कुछ इंटरव्यू के जो एस्पेक्ट्स हैं
वो आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ ही तैयार हो रहे होते हैं। तो उनको आपको कॉन्शियसली देखना है कि यार ये मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें तैयार कर रहा हूं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलो अभी हमने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीएस का जो अभी हमने स्टैटिक और डायनामिक चीज वाले डिस्कस की थी, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस के, उनको अप्रोच कैसे करना है। अब यहां पर आप देखोगे हमने क्या किया, जीएस के जो भी आपके सब टॉपिक्स हैं, बेसिकली सब सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको हमने यहां एनलिस्ट कर दिया है। बट इनमें से सारे के सारे डायनामिक की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कुछ है जो सिर्फ जीएस स्टैटिक की कैटेगरी में आएंगे, कुछ है जो जीएस स्टैटिक प्लस डायनामिक की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपका हिस्ट्री है, अब यहां पे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है, बट यहां पे आप एंशिएंट हिस्ट्री भी इंक्लूड करो एंड मीडिएवल हिस्ट्री को भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो जो भी आपकी हिस्ट्री है, जैसे मेंस के अंदर इंटरनेशनल जो है हिस्ट्री वो भी है, तो वो सब का सब क्या है, एक तरह से स्टैटिक पार्ट, मतलब ऐसी चीजें जो चेंज नहीं होती विद टाइम, पुराने फैक्ट्स हैं, बट उनको आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस के अंदर इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, तो कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस के थ्रू एज ले सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका प्योर स्टैटिक का है, आर्ट एंड कल्चर। इसके अंदर कुछ डायनामिज्म आ सकता है, मान लो करंट के अंदर कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई एक ऐसी साइट एक डिस्कवर की जाती है, कोई पुराना एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक लोकेशन थी वो न्यूज में आ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट हो सकता है, बट मोटा मोटा अगर हम कहेंगे तो ये है जीएस का स्टैटिक पार्ट। डायनामिक पार्ट कौन सा है, जो ये आप सारा का सारा इधर देख रहे हो, ये सारा जीएस का स्टैटिक प्लस डायनामिक, मतलब जीएस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे इन टॉपिक्स के अंदर जो कि आपको करने हैं, अगेन वो स्टैटिक है, फैक्चुअल है, फैक्ट्स हैं, बट उनकी एप्लीकेशन करंट डे में लगातार आती रहती है। सो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक फैक्ट पढ़ा, जैसे इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे प्रीलिम्स के अंदर इस बार आपने देखा वैल्यूज वाले क्वेश्चन आ गए, तो वो उन कॉन्सेप्ट्स की एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही करंट के अंदर कोई पॉलिटी से रिलेटेड एप्लीकेशन आ सकती है, कोई आर्टिकल है, कोई फंडामेंटल राइट है, करंट के अंदर कोई एक ऐसा इश्यू हो सकता है जो न्यूज में रहा हो और उसका लिंक कहीं ना कहीं उस फंडामेंटल राइट से या किसी आर्टिकल से लिंक्ड हो। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपने इंडिया यूएस के रिलेशंस पास्ट से कैसे इवॉल्व होते आए हैं, वो क्या हो गया उसका जीएस का स्टैटिक पार्ट, बट करंट के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हो गया उसका डायनामिक पार्ट। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी इन सारे स्टैटिक प्लस डायनामिक को कवर करने की, वो क्या रहेगी कि पहले मैं एक सब्जेक्ट को कवर करूंगा, जैसे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, पीवाईक्यूज की रिक्वायरमेंट है, पीवाईक्यूज को भी आपको ध्यान से देखना जब भी आप किसी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो कि पीवाईक्यूज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस पढ़ लिया और उसके बाद तैयारी करनी शुरू कर दी। और जब मैंने उससे रिलेटेड नोट्स बनाए अपने, तो उन नोट्स को या तो मैं डिजिटल फॉर्म में बनाऊंगा या लूज शीट्स पे बनाऊंगा। क्यों? ताकि करंट के अंदर कोई भी चीज मैंने पढ़ी है पहले स्टैटिक में, करंट के अंदर कोई भी डेवलपमेंट हुई है तो वो मैं स्टैटिक के साथ वहीं पर ऐड कर लूंगा। वो कैसे कर पाओगे? अगर डिजिटल फॉर्म में नोट्स होंगे या लूज शीट्स पे होंगे, ताकि जब एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टैटिक प्लस डायनेमिक कंपाइल्ड एक जगह हो। अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखोगे तो रिवीजन भी इजी रहेगी और उस क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लिंक कर पाओगे। नहीं तो बिखरी बिखरी इंफॉर्मेशन होगी, ना तैयारी करते हुए मजा आएगा ना रिवीजन करते हुए मजा आएगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें आप देखोगे साइंस एंड टेक में देखो भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, और सारे के सारे जो है आपके करंट से रिलेटेड है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भर भर के क्वेश्चन जो करंट में डेवलपमेंट हो रही है उससे रिलेटेड आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी के अंदर जो आपकी प्लेसेस इन न्यूज हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एथिक्स के अंदर बहुत पार्ट स्टैटिक है, बट अगेन करंट के अंदर कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जिसको आप एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हो तो वो बहुत एक प्लस पॉइंट ऐड करती है। तो क्या होगा? डायनामिक चीज होगी। इंडियन सोसाइटी अब कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, बट अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके आसपास सोसाइटी में आजकल चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड, सोसाइटी में किस तरह के इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड, तो अगेन डायनामिक हो गया। फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ फैक्ट्स होंगे डेफिनेटली कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या रहे, क्यों एक पर्टिकुलर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम हुई, करंट में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगेन
डिजास्टर मैनेजमेंट पुराना जो कोई कन्वेंशन चलती आ रही है, पुराने कोई फ्रेमवर्क है, तो वो हो गया स्टैटिक पार्ट। बट अगेन करंट के अंदर कोई एक डिजास्टर हुआ है, उससे रिलेटेड कि इस डिजास्टर को किस तरह से मैनेज किया गया, तो मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। सो आप समझ रहे हो, ये सारे सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इंटीग्रेटेड वे से पढ़नी है और प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि पहले मैं प्री की तैयारी करूंगा फिर मेंस की, मेरा तो 27 में अटेम्प्ट है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, पहले मैं प्री की तैयारी करूंगा। नहीं, राइट फ्रॉम द डे वन आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सो दैट उस टॉपिक को आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। ये अपना रूल होना चाहिए आपका। सबके सब जो एस्पिरेंट्स ये 27 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई 2 साल का टाइम है, हम स्ट्रेटेजी ऐसे रखेंगे, पहले प्री की तैयारी फिर मेंस की, वो नहीं करना है। अच्छा, अब एक तो हो गया भाई स्टैटिक पार्ट आप कहां से करोगे, आपके स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जिस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि एक बार दोबारा उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, वैसे मैंने पहले भी बना रखे हैं, बुक्स एंड रिसोर्सेज पे, स्टैंडर्ड बुक्स एंड रिसोर्सेज हैं, जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहोगे तो एक बार कमेंट्स में बता देना, मैं देख लूंगा, अगर जरूरत हुई तो उसके ऊपर भी हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। और जो आपका डायनेमिक पार्ट है वो कहां से कवर करोगे, वो न्यूज़पेपर वगैरह से ही कवर करते हो। अब ये जो करंट अफेयर्स है इसको कवर करने की मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं। एक तो है कि न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलरली, ठीक है, ये नहीं कि कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया। तो सबसे इफेक्टिव जो स्ट्रेटेजी रहती है वो न्यूज़पेपर रीडिंग होती है। इसके इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में दिखते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेंगे। आपको कल जब आंसर्स लिखने एक मैच्योरिटी से भरे, आपको जब एसे के अंदर क्वालिटी कंटेंट लिखना है, आपको जब इंटरव्यू के अंदर एक अच्छा ओपिनियन अपना देना है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन देना है, उन सब में आपकी लॉन्ग टर्म न्यूज़पेपर रीडिंग काम आती है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। अभी से पढ़ना शुरू करोगे, मान लो 27 का अटेम्प्ट दे रहे हो, आपका इंटरव्यू जाके आज से तकरीबन 2.25 साल के बाद होगा। 2.25 साल के अंदर आपका जो मैच्योरिटी लेवल है न्यूज़पेपर रेगुलर रीडिंग की वजह से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रखा होगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, टाइम लगता है, और अभी आपके पास टाइम है तो मैं आप सभी को ये एडवाइस करूंगा न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा करो। बहुत ओवर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ो। पूरी तरह स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, बट जैसे जैसे जीएस का स्टैटिक पार्ट कवर करते चले जाओगे इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। कोई चीज नहीं समझ आती गूगल करो, कोई नई चीजें पता चलती है अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो मैं जो स्ट्रेटेजी हमेशा सजेस्ट करता हूं वो यही है, न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस सेल्फ मेड नोट्स। न्यूज़पेपर पढ़ो, जो चीजें पता चल रही हैं, लग रहा है कि हाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको नोट्स में ऐड करो। पता कहां से चलेगा इंपॉर्टेंट है, अगर पीवाई की उसको पीरियोडिकली ध्यान से देखते रहोगे, समझोगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूं, बहुत हेक्टिक है। उन लोगों को एडवाइस किया जा सकता है कि अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, देखो कभी कभार तो उनको भी पढ़ना चाहिए, थोड़ी बहुत आदत होनी चाहिए, ऑन एंड ऑफ वो अगर लोग पढ़ सकते हैं ठीक है, बट डेली बेसिस पे फिर वो न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो देख सकते हैं। बट जो वीडियो देखें, ऐसे वीडियो देखें जो आपको डेली के फिर नोट्स भी प्रोवाइड करें, चाहे अपने किसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करें, ग्रुप के थ्रू करें, बट जिसका वीडियो देख रहे हो उसके नोट्स भी हो, सो दैट आपको पता है यार मैंने वीडियो देख लिया, सुन लिया, मेरे दिमाग में अब इससे रिलेटेड नोट्स भी हैं, ताकि आपके पास रिवीजन करने के लिए भी कुछ हो। तो एक और वे आउट क्या है कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो या वीडियो सुन लेते हो, उसके बाद मंथली जो एक कहते हैं करंट अफेयर मैगजीन या मंथली आपके किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं करंट अफेयर्स के, उनको रेफर कर लेते हो, ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। बट आपको देखना आपके लिए मतलब जो आपका टाइम है बेस्ट क्या रहेगी। मैं रैंक 1 इसको देता हूं कि नंबर 1 प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए। अगर नहीं पॉसिबल तो इस पे चले जाओ कि डेली कुछ दिमाग में जा रही है, एक स्टोरी की तरह फीड, उससे क्या होता है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपके दिमाग में बनता रहता है, तो चीजें रिटेन करनी इजी रहती है। और जो ये स्ट्रेटेजी रखते हैं कि पूरा महीना कुछ नहीं देखा ना कुछ सुना और उसके बाद सीधा मंथली करंट अफेयर मैगजीन रेफर कर ली, ये स्ट्रेटेजी मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं लगती पर्सनली। सो मैं इसको इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो साल के एंड में जैसे PT 365 होता है, फाइनली कंपाइल्ड बल्क नोट्स होते हैं करंट अफेयर्स के,
उनको आप रेफर कर सकते हो जब आपने ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज की है, जस्ट फॉर रिवीजन, जस्ट टू इंश्योर कि मेरा कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ है, कि मैं अगर एक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू में से किसी एक को रेफर कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट मिस आउट तो नहीं हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जो स्ट्रेटेजी करंट अफेयर्स की अडॉप्ट करना चाहते हो वो कर लो, मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी। अब बात आ जाती है टाइमलाइन की, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनकी टाइमलाइन क्या रहनी चाहिए। आपको देखो सबसे पहले तो वीकली टारगेट्स बनाने हैं, ये मैं हमेशा बोलता हूं। डेली जो टारगेट्स हैं आपके वो नहीं बनाने, डेली टारगेट्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। आपने वीकली टारगेट्स बनाने हैं कि इस वीक में मैं इतना पार्ट इस सब्जेक्ट का करूंगा। स्टार्टिंग में आपने 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, ये नहीं है 3-3 4-4 सब्जेक्ट जीएस के उठा लिए, 2 सब्जेक्ट, और 2 भी इसलिए एक से बोर हुए दूसरे पे स्विच ओवर करने का स्कोप रहे। एक को लगातार पढ़ते चले जाओगे, बीच में बोर हो जाओगे। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो आपका, एक थोड़ा जो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उनका आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। वीकली टारगेट्स बनाओगे, किसी दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए, किसी दिन थोड़ा कम पढ़ लिए, वीक के अंदर इक्वेशन बैलेंस आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कभी भी आपने टारगेट्स जब बना लिए, डाउन दी लाइन लगे यार मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ज्यादा चीजें पाइल अप हो रही हैं, तो हो सकता है आपने टारगेट्स इतने प्रैक्टिकल नहीं बनाए। अपना जो फिर पूरा शेड्यूल है, जो पूरा टारगेट्स है आपके, उनको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि कई बार हम टारगेट्स बनाते हैं सोच के मेरी स्पीड इतनी है, बट प्रैक्टिकली उतनी नहीं हो पाती है, चीजें ज्यादा निकल के आ जाती हैं, तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो उसको प्रैक्टिकली। बट डेली टारगेट्स नहीं बनाने, वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी, फिर फ्रस्ट्रेट हो गई, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा। कंसिस्टेंसी वीकली बेसिस पे होनी चाहिए। अब जो टारगेट्स बनेंगे वो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनेंगे, कि आपका जो जीएस का प्री प्लस मेंस का सिलेबस है, ध्यान से, जीएस का प्री प्लस मेंस, ऐसे टॉपिक्स जो प्री और मेंस दोनों के अंदर हैं, और उन टॉपिक्स को हमने प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। वो आपका मई 2026, मतलब नियरली 12 महीने, बहुत टाइम है, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें आपका इंक्लूडिंग प्री और मेंस पीवाईक्यूज का ओवर। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, देखो यहां मैं कह रहा हूं इंक्लूडिंग प्रीलिम्स पीवाईक्यूज, कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ा तो देखा उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज कैसे आया है। तो इसके लिए आपको ऐसी बुक ज्यादा एफिशिएंट रहेगी जिसके अंदर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दे रखे हो, प्रीलिम्स के भी और मेंस की मिल जाती हैं, थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर बुक शॉप्स भर भर के हैं जहां पर इस तरह की बुक्स मिल जाती हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती तो दिल्ली के अंदर भी मिल सकती है, आप वहां से कोरियर करके भी मंगवा सकते हो। प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज आपने करके देखने हैं कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो देखो क्यों नहीं हो रहे, उससे रिलेटेड कंटेंट अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में ऐड करो। ठीक है, मेंस के पीवाईक्यूज इस दौरान आपने आंसर राइटिंग नहीं करनी है। प्रीलिम्स के तो पीवाईक्यूज आपने क्वेश्चन देखा, हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, बट मेंस के अंदर डेफिनेटली आपको लिखना पड़ता है। बट अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, मेंस के पीवाईक्यूज जस्ट देखेंगे और दिमाग में सोचेंगे कि क्या हमारे माइंड में कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स आ रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूं उससे रिलेटेड मेंस क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी प्रिपरेशन में मैं देखूं कमी कहां है, अगर कर पा रहा हूं तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस दौरान इस तरह की हमारी एक स्ट्रेटेजी रहेगी जीएस के प्री प्लस मेंस के सिलेबस को लेके। उसके बाद जो आपका मेंस ओनली पार्ट है जीएस का, कौन सा, आपका एथिक्स हो गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, जो इस तरह के टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप देखते हो मेंस के अंदर। इनको आप यहां पे नहीं करोगे, इनको आप करोगे जून से दिसंबर 2026 के बीच में। अब ये आप कहोगे 6 महीने ये चीजें करनी है, नहीं, ये तो धीरे धीरे इनको करते रहना, इनके लिए बहुत टाइम है ये 6 महीने। हमने इस दौरान इसकी रिवीजन भी करते रहना है। जब इसको पढ़ रहे हैं इस 1 साल के दौरान, तो साइड बाय साइड वीकली बेसिस पे भी रिवीजन कर रहे हैं, और जब ये हमारा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी फुल सिलेबस की रिवीजन हमारी चलती चली जाएगी, प्लस ये चीज हम नई इसमें करते रहेंगे। और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट ना 2027 वाले एस्पिरेंट्स पहले ना शुरू करें, ये एक गलती बिल्कुल भी ना करें। कारण क्या है, देखो कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है, होने को 1 साल में हो जाए, होने को 3-4 साल ना हो, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट क्योंकि अभी आपके अटेम्प्ट में टाइम है, तो अगर पैटर्न चेंज करने पे यूपीएससी आ गया कि ऑप्शनल हटाना है तो हटा भी सकता है। तो ऐसे केस में मान लो अगर अभी से आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर ली,
तो उस केस के अंदर मान लो कुछ एक महीने बाद, साल बाद आपको पता चलता है कि आपके टाइम पे ऑप्शनल हट रहा है, तो ऐसे में आपको लगे यार मैंने तो बहुत टाइम अननेसेसरी खराब कर दिया। तो हमें वो फीलिंग नहीं लेनी, हम पहले पूरा टाइम जीएस पे डिवोट करेंगे। हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप कह रहे हो कि जनवरी ऑनवर्ड टच करेंगे, या इवन और सेफर साइड पे चलना चाहते हो तो मई ऑनवर्ड्स कर सकते हो, मई 2026 ऑनवर्ड्स भी कर सकते हो कि पहले पूरा ही जल्दी से पहले जीएस को कवर कर लें, वो आपकी मर्जी है। बट अभी नहीं करना है, 26 के स्टार्टिंग में या अर्ली 2026 के अंदर इसको शुरू करना, जब जीएस का ये वाला पार्ट लास्ट स्टेज में होगा। सो दैट अगर इस पे कुछ टाइम इन्वेस्ट कर भी रहे हो, ये नहीं फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। और आपकी कोशिश नहीं, आपके केस में तो ये 100% होगा कि आपको प्रीलिम से पहले 100% अपना ऑप्शनल कवर कर लेना है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम नहीं होता कि आप नया पार्ट करो, ठीक है। और सी सेट अभी से ही पढ़ना शुरू करो और दिसंबर 2025 तक उसके सारे के सारे टॉपिक्स जो आते हैं उनको कवर कर लो, और उसके बाद पीरियोडिकली प्रैक्टिस करते रहो। जो हमारा सी सेट का कोर्स भी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप उसको ज्वाइन करोगे उसमें ऑटोमेटिकली तब तक तो आपका पूरा जो सिलेबस है, कंटेंट है, कवर हो ही जाएगा, और उसके बाद आप अपनी पीरियोडिक वे से प्रैक्टिस करते रहना, तो सी सेट की सिरदर्दी आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम उसमें पढ़ेंगे, मैं खुद ही आपको उसमें पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बेसिक वे से आपको चीजें उसमें समझ में आ जाएंगी। सो ये तो होगी हमारी टाइमलाइन, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, उनकी भी टाइमलाइन आपको जाननी जरूरी है। लाइक आंसर राइटिंग जीएस की कब करेंगे? आंसर राइटिंग करेंगे जब हमने एक बार जीएस का सिलेबस, जो कि मई 2026 का हमारा टारगेट है, तब तक कवर कर लिया, तो आप मई या जून ऑनवर्ड्स इसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और कहां से करोगे? मेंस के पीवाईक्यू से। पहले इनको अटेम्प्ट करोगे, उन पीवाईक्यूज को छोड़ देना जो कि तब के करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड थे। बट ये नहीं है कि उठा के सीधा ही किसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने लग गए। उनकी बारी आती है जब ये एग्जॉस्ट हो गए। और पीवाईक्यू जब मैं आपको बोल रहा हूं तो मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 20 साल भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 15 साल, 15 का टारगेट लगा के चला करो कि मैं 2010 के बाद से जो पीवाईक्यूज हैं उन सबको अटेम्प्ट करके देखूंगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए तो मैं 20 इयर्स के सजेस्ट करूंगा, मेंस के लिए 15 इयर्स का आप लगा के चलो अपना जो एम है। आंसर राइटिंग ऑप्शनल की, ये ऑप्शनल की प्रिपरेशन के साथ साथ इसको कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि अब ये ऑप्शनल टू ऑप्शनल भी वेरी करती है चीज। जैसे मान लो मैथ्स फिजिक्स है, अब उसमें मैं आपको ये थोड़ी ना कह सकता हूं कि हाँ पहले आप सिर्फ पढ़ लो, तैयारी करो, उसके बाद जो है आंसर राइटिंग करो। वो सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जिनके साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके अंदर है ही आंसर सॉल्व करना या आंसर निकालना या आंसर को लिखना किस तरह से लिखना है। सो मोस्टली ऑप्शनल्स के लिए मैं यही कहूंगा कि ऑप्शनल के अंदर आप साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल को हम शुरू भी थोड़ा लेट ही कर रहे हैं, तब तक हमारा जीएस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। एसे राइटिंग, एसे की तैयारी है ना, उसकी अलग से कोई तैयारी नहीं है, कोई बुक नहीं है। जब जीएस की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी हो रही है, एसे को अटेम्प्ट करने की या लिखने की कुछ एक स्ट्रेटेजी होती है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे उसका वीडियो बना रखा है, आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हो किस तरह से एसे को लिखना होता है। एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे एक बार आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, तो जो भी चीजें आपने जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की हुई हैं वो सारी की सारी उसमें यूज हो जाएंगी, ठीक है। डायमेंशंस खोलनी होती है, हमने बात की है। लाइक आप लास्ट ईयर का या उससे लास्ट ईयर का हमने जो एसए का पेपर डिस्कस किया हुआ है इस चैनल के ऊपर, उसको वीडियो को देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो इसको आप तब बीच बीच में कभी मूड हुआ, ये नहीं है कि रोज करने बैठ गए, वीक में एक बार किसी दिन मूड हुआ तो जून 2026 ऑनवर्ड, जब जीएस का पूरा आपने कवर कर लिया, एक साल न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हो गया, एटलीस्ट हमारे पास कंटेंट तो होना लिखने के। आज लिखने बैठ जाओगे तो डिमोरलाइज हो जाओगे, ब्लैंक होके लिखोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। सो तब इसको लिखना शुरू करना, हफ्ते या 2 हफ्ते में एक ऐसे कभी लिख के देख लिया। सी सेट की जो आपकी प्रैक्टिस है वो अभी से ही शुरू हो जाएगी। कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे अब हम जब सी सेट की क्लासेस में कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है उसमें, ठीक है। और ये प्रैक्टिस आपने अपने लेवल पे हमेशा करते रहना है जब तक आप अटेम्प्ट दे रहे हो। अदरवाइज एक बार लिंक तोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस ही है जो आपका पूरा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बनाएगी। और मॉक टेस्ट आपको कब देने हैं? अक्टूबर 2026 ऑनवर्ड्स, ताकि आपको एक बार
पूरा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि पूरा सिलेबस भी कर लिया, सारी रिवीजन भी कर ली, तो उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट दोगे। और इससे पहले आपके प्रीलिम्स के सब पीवाईक्यूज कवर हो जाने चाहिए। जब भी आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज कर रहे हो, उसमें जो रॉन्ग ऑप्शंस भी हैं उनका भी करेक्ट वर्जन आपके नोट्स में इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी रॉन्ग ऑप्शंस के ऊपर भी बेस्ड फ्यूचर के अंदर क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब की डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या है आपके, कि जो इंश्योर करेंगे कि आप जब भी अपना अटेम्प्ट दो, बेस्ट अटेम्प्ट दो, वो है कि पीवाईक्यूज, जब भी कोई टॉपिक पढ़ने लगे उससे पहले पीवाईक्यूज को देखना। अगर आप कहोगे मैं डेडिकेटेडली पीवाईक्यूज को किस तरह से यूज करना है आपको अपनी प्रिपरेशन पे, उस पर भी सेशन बना दूंगा, कमेंट्स में एक बार बता देना कि अगर आप चाहते हो तो। पीवाईक्यूज को आपको देखना है प्रीलिम्स और मेंस के, कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, ताकि आपको आइडिया टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। और जब आपने टॉपिक पढ़ लिया, दोबारा पीवाईक्यूज को देखना। और पीवाईक्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ऐसी होगी जो कि आप जब पहले पढ़ोगे आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद आप इंटरनेट से या बाकी रिसोर्सेज से उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करोगे और अपने नोट्स में प्लीज उस चीज को इंक्लूड करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पीरियोडिक रिवीजन, जब तैयारी कर रहे हो वीकली बेसिस पे रिवीजन करते चले जाना है, और जब फुल सिलेबस हो गया तो फुल सिलेबस की रिवीजन भी पीरियोडिकली होती जा रही है। होना स्ट्रेटेजी इस तरह से चाहिए कि जब आपका जीएस का सिलेबस 1 साल में कंप्लीट होगा अगले साल तक, तो तब तक जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो सबसे ज्यादा बार रिवाइज हो चुका होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सबसे पहला टॉपिक तो 1 साल पहले किया था जी, अब तो याद ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, फिर दोबारा स्टार्टिंग से शुरू हो जाओगे, इस लूप से बाहर ही नहीं आ पाओगे। अगर एक लूप में एंटर करना ही नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरी प्रिपरेशन ऐसे 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 चले रेदर देन ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर पीरियोडिक रिवीजन जरूरी है। उस केस में आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सीढ़ी चढ़ चढ़ के एक अच्छे लेवल पर जा रहा हूं, नहीं तो इसमें इसी सर्कल में घूमते चले जाओगे। तो पीरियोडिक रिवीजन करनी है। थोड़ा सा लेट आपका कंटेंट कवर हो जाएगा, टाइम लग जाएगा कंटेंट को कवर करने में, क्योंकि रिवीजन भी थोड़ा टाइम खाएगी, बट जो तैयारी होगी वो एक होलिस्टिक तैयारी होगी। और अपने जो नोट्स हैं उनको कंसिस्टेंटली अपग्रेड करते रहो, पीवाईक्यू से अपग्रेड करते रहो। करंट के अंदर कोई भी जो चीज है आपको लगता है ये मेरे उस स्टैटिक के पार्ट से रिलेटेड है, अपने वहां पर जाके नोट्स में इंक्लूड कर लो उस चीज को, ठीक है। स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत जैसी बुक जो है उससे आपको पूरे के पूरे नोट्स बाहर बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ उसमें से नोट्स बाहर निकाल के बना सकते हो, कुछ उसी के अंदर अलग अलग जो हाइलाइटर्स हैं, अपने हाइलाइटर्स के जो कलर्स हैं उनके कोड बना लो कि इससे अगर मैंने हाईलाइट किया तो उसका मतलब ये है। तो बुक के अंदर हाईलाइटिंग करके भी और स्टिकी नोट्स यूज करके भी इफेक्टिवली वहीं के वहीं नोट्स बना सकते हो। हाँ, कुछ चीजें डेफिनेटली उसमें है जो कि आपको कीवर्ड्स के थ्रू अपने एक क्रिस्प नोट्स के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। और लास्टली पीरियोडिक क्वेश्चन सॉल्विंग, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। ये चीजें अगर आप इंश्योर करोगे अगले 2 साल के दौरान, आप ये इंश्योर कर पाओगे कि भाई मैं 27 का जब अटेम्प्ट दूंगा अपना एक बेस्ट अटेम्प्ट दूंगा। ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत है कि हाँ मैं ये कर लूंगा तो मैं पक्का सिलेक्ट हो ही जाऊंगा, ये कोई भी नहीं कह सकता, रैंक 1 भी नहीं कह सकता है। बट आप ये कह सकते हो कि जब मैं जाऊंगा बेस्ट तैयारी के साथ जाऊंगा, और अगर अपना काम एंड कंपोजर रखूंगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो एक अपना बेस्ट अटेम्प्ट या आउटपुट दूंगा। सो अगर आप चाहते हो इस पूरी जर्नी के दौरान आपके जो भी परेशानियां आए, आपको इस प्रिपरेशन जर्नी में कोई भी दिक्कतें आए, वो मेरे साथ आप डिस्कस करना चाहते हो तो मेंटरशिप बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सीसेट में आपको दिक्कत है तो उसमें तो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा ही, तो वो भी आपका क्लियर आउट हो जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों का कॉम्बो भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन के थ्रू 27 के एस्पिरेंट्स के जो एक दिक्कत थी कि किस तरह से प्लान करें चीजें, वो क्लियर हो गई है। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।